Hmm. Let's start. So our today's topic is योग वासिष्ठ. आप सभी को पता है योग वासिष्ठ कोई जो आज वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से उनमें से किसी को पता है व्हाट इज योग वासिष्ठ, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ योग वासिष्ठ? किसी को पता है? कल वाले नहीं, कल जो थे उनसे नहीं पूछ रही हूँ मैं, कल वालों को तो पता ही चल गया ऑलरेडी. कोई आइडिया कुछ है? यस नो ऐसे कुछ नहीं है क्या? होना ही चाहिए. नहीं है तो नहीं है, कोई इशू नहीं है. अनम्यूट करके बोल सकते हैं. ओनली फॉर 2 मिनट्स. यस. करेक्ट. जी. इतना अंडरस्टैंडिंग है आपको कि रामायण का ये पार्ट है. ठीक है, करेक्ट है. आपका जो नॉलेज है वो करेक्ट है. ठीक है. सो योग वासिष्ठ क्या है? हम जस्ट मिनट. हाँ, अभी एडमिट हो रहे हैं सभी लोग. हम्म. जी. तो योग वासिष्ठ. हाँ. यस, आपने पढ़ के रखा हुआ है पहले से थोड़ा सा. अच्छी बात है. हम्म. 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 बिल्कुल. हम जी, जी, वो बहुत अच्छा होगा बिकॉज़ आपको तो जब आप नोट्स बनाओगे तो उसी पर्पज़ से बनाने ना कि हमका हमारा आंसर आंसर प्रिपेयर करना है. तो आंसर में क्या-क्या पॉइंट्स आने चाहिए, क्या-क्या कीवर्ड्स आने चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि पढ़ना, सुनना, इंटरेस्ट लेना एक डिफरेंट चीज़ हो गई, बट आपको अल्टीमेटली तो उसके नोट्स प्रिपेयर करने ही है. तो हम आंसर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज बस थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका और फिर हम क्लासेस में अपना थोड़ा-थोड़ा आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को. ओके? सो व्हाट इज योग वशिष्ठ? योग वशिष्ठ रामायण का पार्ट है, बट कब का? ये जब श्री राम की एज ओनली 15 ईयर थी. 15 साल के जब वो थे तब. तो वो सारा अपना गुरुकुल से आ गए थे पढ़ाई करके. और उसके बाद आने के बाद उन्होंने ऐसे इच्छा बताई अपने पिताजी को, दशरथ जी को, कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है. तो उन्होंने बोला ठीक है, आप तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हो तो आप चले जाओ. तो तीर्थ यात्रा पे जब वो सारा उन्होंने राष्ट्र का भ्रमण किया, क्योंकि पहले के टाइम पे तीर्थ यात्रा इतनी तो आसान नहीं थी कि फ्लाइट किया और ट्रेन किया, ऐसे तो वाला तो था नहीं कि हम आज टिकट बुक की और हम 2 दिन में, 4 दिन, 5 दिन में सारा घूम के आ गए. पहले तो बहुत टाइम लगता था सारी चीज़ों को. उनको बहुत सारे पैदल और काफ़ी सारी जगहों में बहुत मुश्किल के साथ में जाना पड़ता था. तो बहुत लंबे टाइम के टाइम बाद वो वापस आए. तो पूरे राष्ट्र का उन्होंने भ्रमण किया. और उसके बाद में उनको पता चला कि जब मैंने इतनी सारी जगह जब वो गए तो उन्होंने बहुत सारी परेशानियां लोगों की लाइफ में देखी. भगवान श्री राम ने लोगों की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां देखी हर एज में. बाल्यावस्था में उनके, मिडिल एज में और उनके वृद्धावस्था में. हर एज में उन्होंने कुछ चीज़ देखी कि कम एज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वृद्धावस्था के अलग प्रॉब्लम्स है, लेकिन हर कोई किसी न किसी रीज़न से दुखी है, परेशान है. ठीक है. कोई किसी बीमारी से परेशान है, कोई किसी और चीज़ से परेशान है. तो ये परेशानियाँ देख के ना उनका मन खराब हो गया, मन व्यथित हो गया बहुत ज़्यादा. और फिर उन्होंने, समझ आ रहा है? क्लियर? थंब शो कर दीजिए, ठीक है? तो ऐसे हुआ. उसके बाद में जब वो सारा घूमने के बाद वापस आए अपने राजमहल में, तो उन्होंने, उसके बाद वो उनका नेचर, उनका थोड़ा बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया. सारे बच्चे सब नॉर्मल थे, बट सिर्फ भगवान श्री राम थोड़ा सा अलग सा रिएक्ट कर रहे थे. तो उनको दशरथ जी ने जब पूछा कि आप ऐसे क्यों इतने उदास हो, तो उनको लगा कि शायद कुछ है परेशानी जो भी है. तो उनको बहुत सारे सेवक सेविकाएं दे दिया उनको. और राजाओं की लाइफ कैसे होती थी, उनको बहुत सारे सेवक सेविकाएं उनको शिकार के लिए वगैरह भेजते थे कि वो सारी चीज़ें सीखें. बट उनका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था. उनका मन जब किसी चीज़ में नहीं लग रहा था और वो किसी के समझाने से उनको वो बातें समझ भी नहीं आ रही थी, वो दूसरे को ही बोल देते कि नहीं मुझे कुछ मत सिखाओ. अपने रूम में एकांत में बैठे रहते थे पद्मासन लगा के. पद्मासन सभी को पता है, सभी योग में है पद्मासन, सबको पता है. तो पद्मासन में वो अपने रूम में कक्ष में अपने बैठे ही रहते थे ऐसे उदास होके. तो उनके पिताश्री ने सोचा कि ये तो बहुत इतनी कम एज में इस टाइप की चीज़ तो ठीक नहीं है, और ये काफ़ी दिनों से जब से ये तीर्थ यात्रा से वापस आए तो उनके साथ में ये चीज़ हो रही है. तो फिर इसके लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन खोजा कि उनके जो कुल गुरु जो थे, श्री वशिष्ठ, उनको उनको बताई ये बात कि
श्री राम के में थोड़े बिहेवियर में इस टाइप के उनको चेंजेस दिख रहे हैं पहले से ज़्यादा, और इतनी कम एज में इस टाइप की चीज़ें क्यों हो रही है। तो उन्होंने सारा उनके साथ डिस्कस किया। तो श्री वशिष्ठ ने बोला कि आप उनको मेरे पास भेजो, वैसे सभा में ही बुलाया था उनको, सबके सामने ही बुलाया था कि बुलाए और उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो जब राम को बुलाया गया, भगवान श्री राम को, तो उन्होंने आके जो सारी चीज़ें बताई, उन्होंने ये बताया सारा वशिष्ठ जी को कि मुझे ऐसा किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे कि हमको बहुत इंटरेस्ट आता है ना हर चीज़ में, इस एज के बच्चों को कितना सारा इंटरेस्ट होता है, खेलने में होता है और नई-नई चीज़ें सीखने में होता है। हाँ, और जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, तो वो तो उसके पास तो बहुत सी चीज़ें होती है कि वो विषय विषय भोग, मतलब समझते हैं ना कि अपनी सेंस ऑर्गन्स को खुश करने में हम सारे टाइम लगे रहते हैं। वो तो बहुत कम एज की बात हुई, हम भी इस एज में और आगे तक भी हम केवल और केवल अपने सेंस ऑर्गन्स को प्लेज़रेबल फीलिंग सारी ज़िंदगी भर देते रहते हैं और उसी से हमारा मन नहीं भरता। इवन आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत ओल्ड एज होते हैं, लेकिन मरना नहीं चाहते। नहीं चाहते ना, देखे होंगे। वो बोलते हैं बस नाती का मुँह देख लूँ, फिर उसको थोड़ा बड़ा होता हुआ देख लूँ, फिर उसकी शादी देख लूँ बस, फिर उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसी इच्छाएँ कभी खत्म ही नहीं होती हमारी। इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमको अपने से अटैच करके रख लेता है, इतना इसमें लालच है। ज़िंदगी लाइफ़ की जो एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना कि लाइफ़ मेरी मेरी लाइफ़ ऐसी ही बनी रहे। बूढ़े हो जाएँ लेकिन जो टेस्ट होता है, मतलब टंग का टेस्ट वो भी नहीं जाता। हम नई-नई चीज़ें ऑर्डर करते रहते हैं, हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बट हम ये बोलेंगे ये बना दो आज, वो बना दो, खाया नहीं जा रहा। तो इस टाइप की चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है कि हम पूरी ज़िंदगी अपने सेंस ऑर्गन्स को ही खुश करते रहते हैं। बट भगवान श्री राम को 15 ईयर की एज में ऐसा डिटैचमेंट हो गया हर चीज़ से कि उनको ना खाना-पीना अच्छा लग रहा था, उनके यहाँ तो कितने टाइप के पकवान और ये सब चीज़ें बनती थी। तो उनको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तो उन्होंने ये बात श्री वशिष्ठ को बताई, जब दशरथ जी ने उनके पास भेजा। उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि मुझे क्या-क्या फ़ील होता है, ठीक है? तो ये सब सारा भरी सभा में चल रहा था ये सब चीज़ें। तो वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ ने पहले उनका सारा कुछ चीज़ें सुनी कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुझे हर ऐज में मैंने सिर्फ़ दुःख देखा है। हाँ, मैंने बीमारियाँ देखी, तो इंसान सुखी क्यों नहीं है? और इन सब का सुखी होने का रास्ता क्या है? क्या उपाय है? तो फिर श्री वशिष्ठ पहले तो मतलब मुस्कुराए। वो क्यों मुस्कुराए उसका रीज़न बताती हूँ। मतलब एक बहुत डीपर लेवल की बात है। वो इसलिए मुस्कुराए क्योंकि श्री वशिष्ठ तो एक ब्रह्म के मानस पुत्र ही है, देखा जाए तो। उनको तो सारी चीज़ पता है कि भगवान श्री राम कौन है। अब भगवान श्री राम कोई साधारण बालक तो नहीं है, वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो विष्णु का अवतार है, जैसे हम सबको अभी पता है, ठीक है। ये बात तो श्री वशिष्ठ को पता थी, गुरु वशिष्ठ को, बट वो मुस्कुराए क्यों? वो सोचे ये तो खुद साक्षात परमेश्वर है, इनको ऐसी चीज़ें कैसे फील हो सकती है कि मुझे ये परेशान कर रहा है। वो तो इन सब चीज़ों से परे होते हैं ना, तो इन सब चीज़ों से परे हैं। तो उनको क्यों फ़ील हो रहा है? बिकॉज़ वो ऐसा सब डिस्कशन करके मेरे से इसके बारे में ज्ञान लेके लोक कल्याण के लिए ये सब चीज़ें करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम किसी को कुछ पूछे, आपने क्लास में अपने टीचर को कुछ पूछा और 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो आपने इसको जो टीचर ने बताया वो तो 50 स्टूडेंट तो उसका बेनिफिट ले ही रहे ना, कि आपको कोई क्वेश्चन आया माइंड में, आपने पूछ लिया, तो उस क्वेश्चन का बेनिफिट तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी ले ही रहे। तो वैसे ही भगवान श्री राम के माइंड में जो क्वेश्चंस आए भरी सभा में या पूरे पूरे लोक कल्याण के लिए, उन्होंने जो चीज़ें पूछी कि ये सारे सफरिंग का क्या सोल्यूशन है कि मैं सारी सफरिंग से बाहर निकल जाऊं, क्यों मनुष्य के जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, कहीं कोई किसी बात से दुखी है, कहीं कोई किसी बात से दुखी है। तो उन्होंने वशिष्ठ जी के स्माइल करने का रीज़न वही था कि वो समझ गए थे ये तो साक्षात परमेश्वर है और ये अगर ऐसी बातें बोल रहे हैं तो ये लोक कल्याण के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। वो तो खुद ही अपने आप में खुद इन सब चीज़ों से परे हैं, दुख तकलीफों से। तो ये मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में इसलिए बताया जिससे आपको योग वशिष्ठ एक माइंड में अब एक स्टोरी के फॉर्म में आपके फीड हो गया। अब आप भूलोगे नहीं कभी। अब आई बात एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर योग वासिष्ठ पे क्वेश्चन आएगा, लाइक उसका इंट्रोडक्शन टाइप में अगर आता है, तो हमको इंट्रोडक्शन ना भी आए तो हमको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको ये सब चीज़ें लिखनी ही है, थोड़ा समरी बना के। उसमें कितने श्लोकाज़ हैं? लाइक 32,000। अलग-अलग टेक्स्ट में अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं, किसी में 26,000 बताया है, बट मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट में 32,000 श्लोकाज़ बताए गए हैं, ठीक है? ऐसी जो की पॉइंट। हाँ, हाँ, मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा था प्राण। जी, उपशमन एक्चुअली एक प्रकरण है, वो बाद में आएगा। जब हम जी, जी, मैंने पढ़े थे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन्स के आंसर तब मिलेंगे जब हम इन प्रकरण पे जाएँगे। अभी हमने जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि योग वशिष्ठ एक्चुअली क्या है, ठीक है?
अब जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए उस स्पेसिफिक हमको प्रकरण को पढ़ेंगे तो उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको आंसर कैसे बनाना पड़ेगा, देखिए वहां पे क्या आया, उपशम प्रकरण। ठीक है, तो पहले आप योग वासिष्ठ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन, उसमें कितने श्लोकाज हैं। मैं आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आंसर बनाने का मीन्स एडवाइस दे रही हूँ कि इस टाइप से बनाइए। पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो, फिर स्पेसिफिक प्रकरण जो है ना, वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन का आंसर वहां से लिखना स्टार्ट करिए। जब आप इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो ये पता चलता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज है उस चीज का। अब समझो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उपसम उपशम प्रकरण वाला, आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख दोगे इसके अकॉर्डिंग ये है इसका आंसर, और आपने ये लिखा ही नहीं कि योग वासिष्ठ क्या है, उसका बेस क्या है, वो कहाँ से आया। ठीक है, इस टाइप की चीजें नहीं लिखी तो आंसर थोड़ा इनकम्प्लीट सा नहीं फील हो रहा है ना, होता है ना ऐसे। तो थोड़ा स्ट्रांग बनाइए आंसर को, तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले थोड़ा सा हाफ पेज में, उसके बाद अपना आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। तो नोट्स जिस आप नोट्स को जिस वे में बनाओगे वैसे ही आप एग्जाम में लिखने वाले हो, सिंपल सी बात है। तो नोट्स ही वैसे प्रिपेयर करिए कि थोड़ा इंट्रोडक्शन जो हमने अभी पढ़ा और पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उस पर आइए, फिर उसका आंसर देना स्टार्ट करिए। जो चीज़ पूछी गई है वो ज़्यादा, जो नहीं पूछा गया है वो थोड़ा कम, ऐसे करते हैं। ठीक है, लाइक एक फॉर एन एग्जाम्पल आपका आंसर 3 पेजेस का है फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें 1 पेज में आपका इंट्रोडक्शन आ गया, बाकी के 2 पेजेस में आपका मेन आंसर आ गया, और 2.5 पेज में आ गया, समझो ऐसे। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन जरूर देना, उसे समझ में आता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना डीपर है। इसमें श्लोकास 32,000 है, और अध्याय 6 हैं, मतलब चैप्टर्स, अध्याय मीन्स चैप्टर्स, बट योग वासिष्ठ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको प्रकरण बोला गया है, इसलिए प्रकरण वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज प्रकरण। प्रकरण मीन्स चैप्टर्स। तो देयर आर 6 चैप्टर्स इन योग वासिष्ठ, 6 चैप्टर्स हैं। तो और 6 चैप्टर किस फॉर्म में है, योग वासिष्ठ ने जो भी ज्ञान भगवान श्री राम को दिया वो किस फॉर्म में था, स्टोरीज के फॉर्म में था। जैसे कि मेरे को आपको कुछ सिखाना है, तो मैं क्या करूंगी, किसी और की स्टोरी बता दूंगी कि भाई आपको टेंशन हो रहा है, किसी बात का स्ट्रेस आपने ले रखा है, तो आप कैसे रिलीज करोगे। तो उनकी लाइफ में भी ऐसा हुआ था, आपके जैसा सेम सिचुएशन हो तो उन्होंने ऐसे किया था, तो आपको समझ आ गया कि मुझे मेरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसे उन्होंने दूसरों की स्टोरीज बता बता के उनका, भगवान श्री राम का 15 ईयर की एज में एनलाइटनमेंट हुआ, आत्मज्ञान। एनलाइटनमेंट वर्ड का मीनिंग होता है आत्मज्ञान। उनको पता चल गया कि ये सारा सफरिंग क्यों है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों है, क्योंकि हमको आत्मज्ञान की कमी है। एक अविद्या जो है ना, अविद्या ही सारे प्रॉब्लम्स का जड़ होती है, अविद्या। तो उनका आत्मज्ञान वहां हुआ 15 ईयर की एज में, श्री वशिष्ठ जी के द्वारा। अब आई बात के चैप्टर्स मैंने बता दिए, 6 चैप्टर्स हैं, उनको प्रकरण बोला गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये की पॉइंट्स हैं, ये आपके आंसर में आने चाहिए कि 6 चैप्टर्स हैं। फिर आप 6 चैप्टर के नाम लिखो थोड़ा शॉर्ट में, 6 चैप्टर्स के नाम लिख के फिर आप चले गए अपने आंसर पे। एक टेबल फॉर्म में भी बना के लिख सकते हो, छोटा सा टेबल बना दिया, 6 चैप्टर्स के नाम लिख दिए, देन आप अपने आंसर पे चले गए, बहुत अच्छा कोई आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से तो हमारे 6 चैप्टर्स कौन कौन से हैं। पहला है वैराग्य प्रकरण। वैराग्य मतलब उनको डिटैचमेंट हो गया था ना, उन्होंने वही तो बताया कि मुझे डिटैचमेंट फील हो रहा है, मुझे कुछ दुनिया का, इस दुनिया की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों का कोई लालच ही नहीं लग रहा, कोई मोह ही नहीं मुझे लग रहा, मतलब डिटैच्ड हो गए थे वो। तो पहला वैराग्य प्रकरण है जिसमें श्री राम ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि मुझे क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें फील होती हैं। हम्म। और कीवर्ड्स में, हाँ मैं पहले चैप्टर्स के नाम आपको बता देती हूँ, बाकी बात और कीवर्ड्स और बताती हूँ फिर। तो पहला है हमारा वैराग्य प्रकरण, जिसमें उन्होंने अपना वैराग्य मतलब अपने जो डिटैचमेंट है उसके बारे में सारी चीजें बताई हैं। सेकंड है मुमुक्ष प्रकरण। मैं इसमें आप लोग को नाम स्क्रीन शेयर करके शो कर देती हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए दिख रहे हैं नाम। अरे इसमें ना एक नाम रिपीट हुआ है, यहाँ पे उत्पत्ति प्रकरण आएगा। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक नाम, वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। मुमुक्ष। जी जी।
यस। अच्छा किया आपने, आप जो अभी स्टडी कर रहे हो ना, ये आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जब हम किसी क्लास में किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो बोर नहीं होता। लेकिन अब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, दूसरा टॉपिक आएगा, तब आप योग वशिष्ठ के आंसर प्रिपेयर करोगे तो बहुत बोर होगा, तब कुछ याद ही नहीं रहेगा क्लास में क्या-क्या डिस्कशन हुआ था। ठीक है ना? तो ये जो तरीका है ना साथ-साथ बना लेने का, वो बहुत बेस्ट है। ठीक है? देखिए वैराग्य, मुमुक्षु, उत्पत्ति, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। म्यूट कर लीजिए प्लीज़। उपशम उपशमन उपशम उपशम है वो एक्चुअली। एमए लास्ट में एम ही रखिए उसमें। हिंदी नाम भी आई थिंक सो थे, मैंने शायद डिलीट कर दिया वो वाला। ठीक है, बस आप चैप्टर्स के नाम अभी लिखो, थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आप जब उनके नोट्स बनाओगे तो आपको सारी चीज़ें पता ही चल जाएँगी। क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन कर लिया होगा तो मुझे थंब शो कर दीजिए आप लोग। ठीक है? तो 6 चैप्टर के नाम आपने लिख लिए। अब डायलॉग किसके-किसके बीच का है, वो इम्पोर्टेंट है। आपको पता है डायलॉग श्री वशिष्ठ और श्री राम के बीच का है, बट आप अगर अपने आंसर में मेंशन करते हो एक सिंगल लाइन में, तो वो बहुत अच्छा आंसर दिखता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है माइंड में, है ना? और हमारा खुद का चीज़ों को समझने का तरीका भी वैसे ही बन जाता है, हमारे माइंड में सब क्लियर है। हमको पता सब कुछ होता है, बट हमको प्रेज़ेंट भी तो करते आना चाहिए ना। आंसर मतलब क्या है? आपने जो पढ़ा उसका प्रेज़ेंटेशन। टीचर को या जिसको भी, जो भी आपका आंसर शीट को करेक्ट चेक करेगा, उसका प्रेजेंटेशन या हमने जो पढ़ा वो हमको ठीक से पता है। ठीक है, तो डायलॉग किसके बीच का है? डायलॉग बिटवीन श्री वासिष्ठ एंड भगवान श्री राम या श्री राम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इस टेक्स्ट के बारे में, दिस इज द वन ऑफ द मेन टेक्स्ट ऑफ वेदांत फिलोसफी। वेदांत फिलोसफी का मेन टेक्स्ट है ये, वन ऑफ द मेन। मेन नहीं बोल सकते, वन ऑफ द मेन बोलेंगे, बिकॉज उसमें 3 मेन टेक्स्ट होते हैं, उतना डीप में हम नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। वेदांत फिलोसफी के 3 मेन टेक्स्ट हैं, एक तो प्रस्थान त्रयी है, मांडुक्य कारिका है, और तीसरा है योग वासिष्ठ। तो उसमें तीनों में से एक है ये, मतलब वेदांत फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ये बात आपके आंसर में आनी चाहिए। ठीक है, अब इस, हाँ, हाँ, वेदांत दर्शन। आप लोग को तो दर्शन तो पता है, पहले आपने दर्शन पढ़े हुए हैं, वेदांत फिलॉसफी आपने नाम सुना होगा। उस वेदांत फिलॉसफी का एक मेन टेक्स्ट है ये। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से हम योग वासिष्ठ को पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत शॉर्ट में समराइज़ वे में उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं योग वासिष्ठ का। योग वासिष्ठ हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज़ हम योगा के स्टूडेंट हैं। तो योग वासिष्ठ के अकॉर्डिंग योग क्या है? उसका एक कोई डेफिनेशन तो दिया होगा। जैसे भगवत गीता में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? समत्वम योग उच्यते। अगर कोई पूछे भगवत गीता के अकॉर्डिंग योग क्या है, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन है? समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग है तो मतलब हर परिस्थिति में स्टेबल रहना ही योग है, ये भगवत गीता ने बताया। हाँ, योगः कर्मसु कौशलम दूसरा डेफिनेशन दिया, मतलब अपने कर्मों में स्किलफुल एक्शन, जो बोलते हैं ना कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता योग मतलब स्किलफुल एक्शन। जो भी काम ध्यान से नहीं किया जाता वो योग नहीं है, स्किलफुल होना चाहिए। हर आप जो पढ़ रहे हो ना, अगर आपका पूरा फोकस्ड हो तो ये योग है, यहाँ पे भी योग हो रहा है। अगर आप कुछ और कर रहे हो और क्लास केवल सुन रहे हो तो योग ही नहीं है आप। ठीक है, तो भगवत गीता ने हमको बताया स्किलफुल एक्शन इज योग,
एंड समत्वम योग उच्यते, मतलब हर स्थिति में स्टेबल रहना योग है। लेकिन योग वासिष्ठ ने क्या बताया, योग वासिष्ठ के अकॉर्डिंग योग की परिभाषा क्या है, योग है संसारोतरेण मुक्ति, मतलब संसार से मुक्ति, संसारोतरेण मुक्ति योगी शब्देन कथ्यते, संसार से मुक्ति ही योग है, संसार सागर से पार होना, संसार सागर से पार होना ही योग है। तो हम सोचेंगे सब तो पार हो जाते हैं, डेथ होने के बाद तो संसार सागर से पार होते हैं, नहीं, वो पार होना, पार होने वो बहुत अलग मीनिंग है उसका। डेथ होना केवल इस संसार से चले जाना होता है, लेकिन इस संसार से पार हम नहीं होते, बिकॉज हमारी कहीं ना कहीं हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग तो यही है ना कि हमारी सोल किसी और बॉडी में एंटर हो जाती है, फिर यही बिलीफ सिस्टम है ना हमारा। कुछ लोग नहीं मानते होंगे, चलो मैं भी बोल दूं, मैं भी नहीं मानती, बट हमारा जो बिलीफ सिस्टम चले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये है, हम जिस फिलोसफी को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या, हमारी सोल किसी दूसरी बॉडी में चले जाएगी, हमको दूसरी बॉडी में आना पड़ेगा फिर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है शिल्पा जी, शुभांगी जी? न्यू फेसेस कल नहीं थे ना आप लोग, इसलिए पूछा। तो हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, हम जो बचपन से अपने पेरेंट्स से, दादी से, नानी से सुनते आए कि हमारी आत्मा क्या होता है, दूसरी बॉडी में चले जाती है, यही सुनते हैं ना। बट योग मतलब क्या, इस संसार से परे हो जाना, वो आत्मा को मुक्त कर देना। हम बोलते हैं ना अमर हो गया, अब तो वो अमर वर्ड का क्या मतलब, अमर मतलब इस दुनिया में कोई हमेशा थोड़ी दिखते रहता है, वो अमर मतलब उनकी आत्मा अमर हो गई, अब उसको बॉडी की जरूरत नहीं है, मुक्त हो गई, मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिल गया मतलब अब उस आत्मा को बॉडी की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह से संसार के बर्थ रीबर्थ के साइकिल से निकल गई। एक साइकिल चलता है संसार में, एक साइकिल चलता है, फिलोसफी के अकॉर्डिंग साइकिल चलती है। मतलब हमने एक जन्म लिया, फिर हमारी आत्मा निकल गई, हमारी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी, 5 तंतुओं में विलीन हो जाती है। वो आत्मा दूसरी बॉडी में जाएगी जब तक हमारे कर्मा सेटल नहीं होते। आपने लास्ट बर्थ में किसी को थप्पड़ मारा है, तो इस बर्थ में जब तक वो आपका सेटल नहीं होता, तब तक आपको बर्थ लेते रहना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि कर्मास बैलेंस मत रखो। अगर आपने किसी को 5 रुपए लिया तो उसका जल्दी से जल्दी वापस कर दो, पता नहीं कल क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो हमको दूसरा जन्म उस 5 रुपए के लिए लेना पड़ेगा। इसलिए पहले के लोगों को आपने देखा होगा, वो इन चीजों, कुछ लोग ऐसे थे बिल्कुल प्रिंसिपल वाले, जाओ उनका 1 रुपया अभी देख के आओ, ऐसे बोलते थे हमारे पहले के लोग, बोलते ना 1 रुपया लिया ना, जाओ अभी दे आओ, बाद में आप भूल जाओगे। वो 1 रुपया बैलेंस रह जाएगा और हमको उसके लिए एक पूरा जन्म लेना पड़ेगा वो 1 रुपए को सेटल करने के लिए। तो योग वशिष्ठ के अकॉर्डिंग क्या है, संसार से मुक्ति ही, संसार के सागर से पार हो जाना ही योग है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने डिफरेंट टेक्निक बताई योग वशिष्ठ ने उनको, सॉरी श्री वशिष्ठ गुरु ने उनको। और मुक्ति वर्ड का मीनिंग क्या है योग वशिष्ठ के अकॉर्डिंग, मुक्ति मतलब मुक्ति ना ज्ञान से मिलती है ना कर्म से मिलती है। मतलब मुक्ति, मुक्ति के लिए आप क्या करोगे, ये जो मोक्ष मैंने वर्ड यूज किया उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उन्होंने अगर पूछा भगवान श्री राम ने, क्या कर्म योग या ज्ञान योग क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बताया कि मुक्ति एक चीज से नहीं मिलती, कर्म योग या केवल ज्ञान योग से नहीं मिलेगी, दोनों मिला के कंबाइंड एक्शन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे समझोगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा, कर्म योग और ज्ञान योग का। लाइक समझो आप में से किसी बहुत बड़ा सीकर है, उसको चाहिए मेरे को तो मुक्त हो रहा है इस संसार के, मेरे को दूसरे जन्म में आने नहीं है, बहुत सारे दुख है इस संसार में, तो क्या करना पड़ेगा योग वशिष्ठ के अकॉर्डिंग। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपको पता है कि योग करने से हम बहुत हेल्दी रहते हैं, सभी को पता है, सभी योग के स्टूडेंट है, बट कितने लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। कुछ लोग को पता है बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बट मॉर्निंग हो नहीं पाता, नींद नहीं खुलती, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर किसी के साथ होता है मंडे टू थर्सडे हो जाता है, फ्राइडे सैटरडे नींद नहीं खुलती है, बहुत सारे हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमको पता सब कुछ है, मतलब हमारे पास क्या है, ज्ञान है, ज्ञान योग हमारे साथ चल रहा है, बट कर्म योग नहीं चल पा रहा। कर्म योग के टाइम पे हमको नींद आ जाती है, कर्म योग के टाइम पे हम पे आलस आ जाता है। तो जब संसार से मुक्ति चाहिए तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, ज्ञान प्लस योग। ठीक है, तो संसार से मुक्ति का तरीका बताया है योग वासिष्ठ में, ज्ञान प्लस कर्म योग, दोनों को मिला के ही आपको मुक्ति मिल सकती है। आप ज्ञान ले लो के बैठ जाओ, आप समझो मेरे नोट्स बना लिए आपने, मैम ने यही बताया था बहुत अच्छे पॉइंट से, और उसके बाद आपको 5 दिन टाइम ही नहीं मिला और हमारा टॉपिक चेंज हो गया, तो आपने उस टॉपिक पे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, योग वैसे छूट गया। तो आपके पास ज्ञान तो बहुत है, आपके पास नोट्स थे, लेकिन आपने आंसर प्रिपेयर नहीं कर पाया, आपने उसके रनिंग नोट्स से जो एक प्रॉपर नोट्स होते हैं वो नहीं बना पाए। मतलब ज्ञान तो था बट वो कर्म योग आपने उसको अप्लाई नहीं किया, अप्लीकेबल नहीं हुआ लाइफ में, ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसे एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, कहने का मतलब है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। मतलब ज्ञान योग को अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है, ये मुक्ति का तरीका बताया श्री वशिष्ठ जी ने राम को।
ठीक है। उसके बाद संवाद, दोनों के बीच का संवाद किसके बीच का है, ये आपको पता चल गया, अध्याय पता चल गया, मुक्ति। देखिए अभी आ रहे हैं, अब तो क्लास हमारी थोड़ी देर में एंड ही हो जाएगी, 4:34 हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज डिस्कशन कर लेंगे टाइम का एक बार। अगर ये टाइम सुटेबल है तो इसी टाइम रखेंगे फिर। हुँ, सेकंड। सो मुक्ति ये हुआ। योग का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि संसार के सागर से मुक्त हो जाना ही योग है, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञान प्लस कर्म योग का कंबाइन करके करना पड़ेगा। मतलब जो ज्ञान आपको है ना उसको अप्लाई भी करिए। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होती है, बट वो सब हमारे नोट्स में होता है, हमारे फ़ोन में होता है, हम उसको अप्लाई कभी नहीं करते, है ना। किसी से खराब बात नहीं करना चाहिए, हमको मालूम है, लेकिन हम बोलते टाइम वही बोलते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते, तो उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़, योग वशिष्ठ के अदर नेम्स, और किन किन नामों से इसको जानते हैं। सो इसके लिए भी मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, उसमें है लिखे हुए नाम। देखिए यहाँ पे ये चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लीजिए जो हमने अभी पढ़ा। ऑथर महर्षि वाल्मीकि है, यह ध्यान रखिए। ये डायलॉग तो है श्री वशिष्ठ और राम के बीच का, बट इसके ऑथर जो है, जो लिखी है ना, वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। डायलॉग है श्री वशिष्ठ का, बट ऑथर है महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी थी। डायलॉग बिटवीन श्री राम एंड गुरु वशिष्ठ। इसमें श्लोकाज हैं 32,000। चैप्टर 6, जिनको हम प्रकरण बोलते हैं। मुक्ति और निर्वाण क्या है, ज्ञान योग प्लस कर्म योग। मेन टेक्स्ट ऑफ वेदांत फिलोसफी। दीज आर सम बेसिक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस टेक्स्ट। ठीक है, चेंज करती हूँ स्लाइड, अगर सभी ने नोट डाउन किया होगा तो चेंज कर देती हूँ। मेन फीचर, मैं आपको वो बता देती हूँ जो मैं बताने वाली थी। उपशम प्रकरण इसमें ऐड करने का है, दूसरे नाम बताने थे। ये लिखे हुए देखिए इंट्रोडक्शन में। दिस टेक्स्ट इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स लाइक आर्ष रामायण, ज्ञान वशिष्ठ, महारामायण एंड वशिष्ठ रामायण। ये इसके नाम है। एक सेकेंड, ठीक है, लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये की पॉइंट्स हैं, ये नोट डाउन नहीं कर पाएंगे तो बाद में याद रहेगा नहीं रहेगा कि आंसर में इसको। इसके पहले वाला, जस्ट अ मिनट, ये वाला, वो इंट्रोडक्शन वाला ये ना। ठीक है, इसको कर लीजिए पहले नोट डाउन। इन सब के पॉइंट्स को मिला के अपन इनको एक्सप्लेन कर दोगे ना तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। इनको सिर्फ एलैबोरेट करना, एज इट इज नहीं लिखना है। जैसे लिखा हुआ एज इट इज लिखोगे तो सबका आंसर सेम हो जाएगा, आपको इनको एक्सप्लेन करना है इन चीज़ों को। पॉइंट्स ये रहेंगे। ठीक है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। डन हो गया सभी का। यस नो, नहीं हुआ, दिख रहा है, विजिबल है स्क्रीन, विजिबल है ना, लिख लीजिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नई चीज़ें मिलती हैं, आपको एक्सप्लेन करने का कुछ अच्छा वे मिलता है, तो आप उनको अपने वे में एक्सप्लेन कीजिए, पॉइंट्स ये रखिए, और कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। शुभांगी जी, आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ पूछना है? नो, वो शायद बाय मिस्टेक हो गया।
हाँ, तो हाँ, उन्होंने संकलन ही तो किया है, उन्होंने उनकी बातों को असेंबल लिख ही तो दिया। एक्चुअली डायलॉग तो उन लोग के बीच का ही है ना, डायलॉग तो उन दोनों के बीच का ही है ना, उन्होंने तो उसको केवल असेंबल ही किया है। लेकिन ऑथर सभी जगह पे हम टेक्स्ट में देखेंगे तो वाल्मीकि जी को ही लिखा गया है। वाल्मीकि जी को ही उनका होता है। यस, यस, जी। हाँ, संकलन करता है। ठीक है? ये वाला स्लाइड कंप्लीट हुआ सभी का? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, जिसमें नाम है वो इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड स्टॉप करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला स्लाइड, दिस वन नहीं, ये मेन फीचर्स नहीं, आपको चाहिए थे नाम, जिसमें नाम है ये वाला। आर्ष रामायण, ज्ञान वशिष्ठ, महारामायण एंड वशिष्ठ रामायण। दीज आर सम अदर नेम। कौन आया है? एक सेकेंड। क्लास, इनको शायद क्लास का टाइम सभी लोग याद रखिए। अगर ये टाइम सुटेबल है तो 4 to 5 ही रख सकते हैं। 4 to 4:45 मिनट्स। हुआ? ओके। आर्ष रामायण, ज्ञान वशिष्ठ, महारामायण, वशिष्ठ रामायण। महारामायण इसलिए बोलते हैं, जो मेन रामायण है उससे भी ज्यादा श्लोकाज इसमें है, इसलिए इसको महारामायण बोलते हैं। अराउंड 4,000 श्लोकाज ज्यादा है, ऐसे बोलते हैं, बट एग्जैक्ट कहीं पे नहीं मिलता है, सब जगह नंबर अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं महारामायण, क्योंकि रामायण से भी ज्यादा श्लोकाज इसमें है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, और बट कल से क्लास को टाइम पे ज्वाइन करिए, क्योंकि 45 मिनट की क्लास है, उसमें भी अगर 15 मिनट या 30 मिनट मिस हो गया तो प्रॉब्लम होगी ना फिर। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योग वासिष्ठ, ये और इतना डिस्कस करते हैं आज के क्लास में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योग वासिष्ठ, जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और नहीं भी क्वेश्चन आए तो आप किसी भी आंसर में इन पॉइंट्स को लिख सकते हो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ओके, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 डाल के आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको नॉलेज भी रहेगा कि योग वशिष्ठ में हमको क्या क्या पढ़ने लायक चीजें हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, इसमें नहीं है, वो स्लाइड्स में नहीं है, मैं आपको बोल देती हूँ, कल वो स्लाइड्स में मैं इंक्लूड कर दूंगी, कल के स्लाइड्स में, कल या हमारा नेक्स्ट क्लास जब भी होगा। तो मैं अभी ये स्लाइड को स्टॉप कर देता हूँ मेरे प्रेजेंटिंग। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला है आदिज व्याधि, ये अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, कल के मैं स्लाइड में लिख लूंगी, आप लोग जस्ट नोट डाउन कर लीजिए रफली। आदिज व्याधि, क्यों आदिज व्याधि पे इस पे डिस्कशन आया? बिकॉज श्री राम ने जब देखा कि कम एज के लोग भी, ओल्ड एज के लोग भी सब बीमार हैं, किसी ना किसी रीजन से बीमार है, और बीमारी उनकी लाइफ में कष्ट का बहुत बड़ा रीजन है, उसकी वजह से वो परेशान है। तो श्री वशिष्ठ जी से जब उन्होंने उसका रीजन पूछा, तो वशिष्ठ जी ने उनको बताया, ये हम जब प्रकरण पढ़ेंगे तब आएगा ये पोर्शन, कि व्याधियां क्यों होती है। व्याधियां दो टाइप से होती हैं, एक तो वैसी व्याधि होती है आदिज, आदिज मतलब जो स्ट्रेस से स्टार्ट होती है, जो हमारे माइंड से स्टार्ट होती है। लाइक हमारे घर में हमने किसी को कुछ बोल दिया, घर में किसी से कुछ प्रॉब्लम हो गई, और हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाए, हमने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया और हमारा बीपी बूस्ट हो गया। बीपी बूस्ट हो गया, बीपी बूस्ट हो गया, ऐसे हमने आदत डाल ली, बार बार हम बोलते ही हैं, हमें मज़ा आने लगा, चलो थोड़ा सा, बार बार किसी को देखा होगा बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं है कि उसी वजह से होता है, किसी को हेरिडिटरी भी रहता है बीपी का प्रॉब्लम। तो बीपी का प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं ओरिजिन स्ट्रेस की वजह से होता है। एक बार बीपी हो गया, दूसरी प्रॉब्लम्स अपने आप आ जाएंगे, शुगर हो जाएगा, थायराइड हो गया, बीपी की वजह से हार्ट की बीमारी भी हो गई। तो बीमारी कहाँ से स्टार्ट हुई? एक्चुअली स्ट्रेस से, एक्चुअली आपके माइंड से स्टार्ट हुई। तो दिस टाइप ऑफ डिसीजेज आर नोन एज आदिज व्याधि, जो माइंड से स्टार्ट होती है वो आदिज व्याधि है। ठीक है, तो उन्होंने बताया, वशिष्ठ जी बता रहे हैं उनको,
कि जो आप देख के आए हो ना इतनी सारी परेशानियाँ, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? लोगों की परेशानियों की वजह से, उनके स्ट्रेस की वजह से। तो इनको ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक भी जाके रूट कॉज़ में करना पड़ेगा, स्ट्रेस को कम करो। स्ट्रेस को कैसे कम करोगे? योग करिए, हेल्दी रहिए, योग करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, ठीक है? वो बाद में बताया, वो मैं टॉप 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट बाद में बताऊँगी। तो मेन टॉपिक हम जस्ट डिस्कस करें तो पहला पॉइंट है आदिज व्याधि पे डिस्कशन हुआ है। एक तो नॉर्मल व्याधि होती है। नॉर्मल व्याधि कैसे होगी? जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसमें तो हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने थोड़ी ना स्ट्रेस लिया, हम तो रास्ते में जा रहे थे, किसी ने कुछ कर दिया हमको, चोट लग गई, अब हम क्या करें? उसके बाद में फिर स्टार्ट होता है मेंटल स्ट्रेस क्योंकि हम बेड पे पड़े हुए हैं। बट पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो रास्ते में जा रहे थे और चोट लग गई। तो व्याधि मतलब जो हमारी वजह से नहीं होती, वो जस्ट एक किसी वजह से हो गया, सडन चोट लग गई, किसी कीड़े ने हमको काट लिया और वहाँ पे कुछ वाउंड हो गया, इस टाइप की चीज़ें। तो 2 टाइप के डिसीज़ बताए मैंने, एक तो मेंटली जो स्टार्ट होते हैं वो आदिज, और दूसरे टाइप की व्याधि, नॉर्मल व्याधि, जिनमें हमारा कोई रोल कॉल नहीं है तो हो गया। दूसरा उन्होंने बताया मोक्ष के 4 द्वारपाल, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके योग वासिष्ठ के। पहला आदिज व्याधि, सेकंड मोक्ष के 4 द्वारपाल, मोक्ष पाने के लिए क्या चीज़ें करनी होती, क्या 4 द्वारपाल है, हम आगे पढ़ेंगे अपने प्रकरणों में। तीसरा है ज्ञान की सप्त भूमिका, ज्ञान की सप्त भूमिका। फिर फोर्थ है ध्यान के 8 अंग, ध्यान के 8 अंग। ओमकार जी, स्वप्ना जी, शिल्पा जी, हीना जी, प्लीज़ अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, आप क्लास को एंजॉय कर पाएंगे। 2-3 मिनट का ही हमारा क्लास बचा हुआ है अभी, और मुझे स्क्रीनशॉट भी लेना है, इसके लिए भी कर लीजिएगा। ध्यान के 8 अंग। फिफ्थ है योग मार्ग के विघ्न, दैट मीन्स ऑब्स्टेकल्स ऑफ योग, मतलब इन द जर्नी ऑफ योगा, ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं जिनकी वजह से हम योग नहीं कर पाते। हमारा नींद है ना सबसे बड़ा हमारा ऑब्स्टेकल, हम सुबह उठ नहीं पाते इसलिए योग नहीं हो पाता, रात को लेट सोते इसलिए योग नहीं हो पाता, आलस। इस टाइप की व्याधियों के बारे में, व्याधि नहीं सॉरी, ऑब्स्टेकल्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ है कि उन्होंने बता तो दिया वशिष्ठ जी ने कि ऐसा ऐसा कर लो, लेकिन पॉसिबल कहाँ होता है? सब ज्ञान हमारे पास है बट हम नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो योग मार्ग के विघ्न जैसे कि इच्छा, भय, निद्रा, क्रोध वगैरह इस टाइप की चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। देन 6 नंबर पे मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष का कंसेप्ट डिस्कस हुआ है लास्ट वाले चैप्टर में, जिसका नाम है निर्वाण। निर्वाण का मतलब ही है मोक्ष। तो वो लास्ट वाले चैप्टर में, ऐसे हर एक चैप्टर में इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई है, और वो सारे चैप्टर का मैंने सारे निकाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक साथ बता दिए। कुछ उसमें फर्स्ट चैप्टर में, कुछ सेकंड चैप्टर में डिस्कस हुआ है, ऐसे टोटल 6-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे टेक्स्ट में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जस्ट अ मिनट, एक और इम्पॉर्टेंट कुछ मुझे बताना था। हम्म इसका केंद्र बिंदु जो है ना, मतलब कोई सेंटर होता है ना किसी भी टेक्स्ट का, जिसके बारे में ही बार बार घूम फिर के बात होती है, वो है ब्रह्म। उन्हीं के बारे में बात होगी इसमें, पूरा सेंटर जो है ना वो है ब्रह्म। वेदांत फिलोसफी का है, ये याद रखिए, ये आपको अपने आंसर आंसर में ऐड ऑन होनी चाहिए ये लाइन, ठीक है? हम्म अब रही बात, जब बस एक पॉइंट 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, लाइक भगवान श्री राम ने तो उनको बता दिया कि मुझे ये चीज़ें प्रॉब्लम हुई, सभा में उनको बता दिया। फिर वो मुस्कुराए, उनको समझ आ गया कि ये तो खुद ही परमेश्वर है, ये तो खुद मतलब एक लोगों के लिए कर रहे हैं, उनको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, दुनिया से तो वो परे हैं, उनको कैसे व्याधि और तकलीफें उनको हो सकती है, ठीक है? तो श्री वशिष्ठ ने उनको उसके सोल्यूशन बताए, कहानी के थ्रू, एक एक चैप्टर के थ्रू। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कैसे गए, वो श्री वशिष्ठ जी ने, जो उनके कुलगुरु है ना, उन्होंने उनको बताया कि इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया है, भगवान श्री राम को इस उम्र में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, तो उस वैराग्य के लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने सबसे पहले बताया आदिज वैदिज का कंसेप्ट उनको, श्री राम को, कि आप जिस वजह से परेशान हो रहे हो, आपने जो लोगों को परेशान और बीमार देखा, दुखी देखा, उसका रीज़न उनकी आदिज व्याधि है। व्याधि आदि दोनों की वजह से इंसान परेशान रहता है कि कहीं भाई कोई अच्छा वाला रह रहा है, उसको कोई बीमारी हो गई तो परेशान होने ही वाला है, उसका जॉब छूट जाएगा, उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएंगे, क्राइसिस आ जाएंगे। तो इस टाइप से आदिज व्याधि रीज़न हुआ। तो उसको ठीक करने का क्या बताया उन्होंने? योग के थ्रू बताया, योग मार्ग बताया उसके लिए, ठीक है? उसके बाद आदिज व्याधिज का निवारण कैसे होता है? 4 द्वारपालों के द्वारा, जो मैंने डिस्कस किया था ना 4 द्वारपाल, उसमें आएगा सम,
मतलब शांति। अभी आप नहीं भी लिखोगे तो अभी आप, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट, जब हम इनके प्रकरण पे जाएंगे स्पेसिफिक तब हम उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। और आपको दो ही प्रकरण है, निर्वाण प्रकरण लास्ट वाला और उपशम प्रकरण, ठीक है, दो ही प्रकरण है, तो हम दो पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी सबको एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे सभी का। तो उन्होंने चार द्वारपाल बताए, चार द्वारपाल में शांति था, विचार, संतोष और साधुओं का संग, मतलब ऐसी चार चीजें करोगे तो आप आदिज व्याधि से दूर रहोगे। आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, साधुओं का संग करोगे, अच्छी बातें सुनोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, जो है आपके पास उसमें आप संतुष्ट रहोगे। हमारे सारे सारे टेंशन का रीजन क्या है, वो बाजू वाले घर में कार आ गई, हमारा टेंशन बढ़ गया, है ना। हमने भी ले ली, 2 महीने बाद हमने भी बहुत मेहनत की, हमने भी ले ली, फिर उन्होंने और नई खरीद ली, नया मॉडल आ गया, फिर प्रॉब्लम बढ़ गई। तो हमारी मतलब इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए संतुष्टि भी एक चीज है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस से बाहर रह सकते हैं। और स्ट्रेस से बाहर रहेंगे तो आधे व्याधि होगा ही नहीं। आधे व्याधि बोला मतलब जो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला ये चारों को अप्लाई करोगे, उसके बाद में ज्ञान की सप्त भूमियां आपको मिलेंगी। ये स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ये प्रकरण में आएगा। उसके बाद इन सप्त भूमिकाओं से ध्यान के 8, इन सप्त भूमिकाओं को ध्यान के 8 अंगों से बढ़ाया जा सकता है। वो सप्त भूमिया कौन सी है वो भी हम डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। और योग मार्ग के जो 5 विघ्न हैं, क्योंकि योग इन सब चीजों का सोल्यूशन बताया श्री वशिष्ठ ने, तो योग मार्ग में तो विघ्न आ जाते हैं। उन्होंने बोला, भगवान श्री राम ने बोला योग मार्ग में तो बहुत सारे विघ्न हैं, उनका क्या करें, तो उनका भी सोल्यूशन बताया कि निद्रा, आलस, क्रोध, ये सब चीजों से आप कैसे ओवरकम हो सकते हो। और ध्यान और योग को बढ़ा के हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बताया। तो ये एक बहुत अच्छे से समरी हो गई हमारे योग वशिष्ठ की। तो इसमें सारी चीजें कवर अप है। अब बचा है हमारा प्रकरण, प्रकरण वाला टॉपिक। तो दो जो प्रकरण है वो हमको एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। उपशम प्रकरण मतलब 5th प्रकरण, निर्वाण प्रकरण मतलब 6th प्रकरण, ठीक है। और बाकियों को जस्ट एक हम ओवरव्यू लेंगे उनका, ओके, कल के क्लास में 4 बजे रखेंगे कल क्लास, ओके सभी के लिए, ओके। so, हाँ, आप ग्रुप में कर दीजिएगा मैसेज, अपनी तरफ से स्टूडेंट को पूछ लीजिए, यही वाला टाइम बता दीजिए, 4 to 4 हम्म। हाँ, नोट्स, नोट्स बोल रहे, रोशनी जी नोट्स बोल रहे हैं। नोट्स नहीं, नोट्स तो आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे ना आपको, कुछ ना कुछ जो भी मटेरियल होगा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। मैंने जो पीपीटी रेडी किया है वो भी मैं दे दूंगी, फिर आप अपने आप बनाइएगा, ओके। चलिए, तो आज का क्लास यहाँ एंड करते हैं। सो हाउ वाज द क्लास, ओके था क्लास, समझ में आ रहा है, बाउंस तो नहीं हो रहा कुछ भी, नहीं ना। चलिए गुड, कल मिलते हैं, ओके। ओके, चलिए 3 टाइम्स ओमकार कर लीजिए उच्चारण, उसके बाद एंड करते हैं। रब कर लीजिए अपने पाम्स को, फेस पे ट्रांसफर कीजिए। अलाउ योर सेल्फ टू एंजॉय, टू स्माइल, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, ओके बाय, 4 बजे। वेलकम। चलो, लेट तो नहीं हो गया, हो गया, अरे यार, चल, गेट ऐसे ही खुला छोड़ के चले जाते, क्या करेंगे, 2 मिनट में तो आ जाओगे मेरे पास। हाँ चल।
आए? घर पे कुछ पता है? अच्छा। अच्छा, अच्छा। तुमने मैसेज किया तब आई थी क्या? मैं मुझको को छोड़ने चली गई थी ट्यूशन। क्लास खत्म किया, उसको लेट हो रहा था। मेरे क्लास खत्म होते होते और या तो मीटिंग को सेव नहीं कर पाई। देखती हूँ 1 मिनट। रिकॉर्डिंग चालू की थी, 1 सेकंड दिख रही है रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे स्टॉप कर